नमस्कार, आप सभी को ईद मुबारक। लेकिन इस बार ईद की सेवइयों को कोरोना महामारी ने फीकी कर दिया है। मिलना जुलना और सारे गमों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाना तो इस बार हो ही नहीं पाया। लेकिन अगर गौर फरमाएं तो इस फीकी ईद के लिए सरकार ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि आपको याद होगा कि साल की शुरुआत से ही कोरोना की दस्तक पड़ चुकी थी, लेकिन उसे अनसुना करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेहमान नवाजी की गई। उससे पहले आपको याद होगा कि सीएए और एनआरसी के नाम पर हिसाब किताब बराबर करने के में मोदी सरकार का ध्यान लगा रहा। इस बीच चेतावनी मिलती रही, लेकिन सरकार अपने राजनीतिक एजेंडे के आगे देश हित और जनहित को हाशिए पर रखती गई। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो एहतियात के नाम पर जो कदम उठाए गए वो तिनके जितना सहारा भी नहीं बने, बल्कि उससे लाखों लोगों की मुसीबत और बढ़ गई। देश के अलग अलग इलाकों में रोजगार के लिए गए प्रवासी कामगार जब आत्मनिर्भर बनते हुए खुद ही पैदल लौटने लगे, तब जाकर सरकार थोड़ा संभली और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की गईं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत वाली बात को सबसे अधिक गंभीरता से भारतीय रेलवे ही मान रही है। इसीलिए उसके द्वारा संचालित ट्रेनें आत्मनिर्भर बनते हुए अपना रास्ता खुद तय कर रही हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के बसई से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए निकली ट्रेन ओडिशा के राउरकेला पहुंच गई। इसी तरह गुजरात के सूरत से बिहार के सिवान जाने वाली जो ट्रेन है वो भी राउरकेला पहुंच गई। गोवा के मडगांव से उत्तर प्रदेश के भदोही जाने वाली ट्रेन सहारनपुर पहुंच गई। और दिल्ली के निजामुद्दीन से बनारस के मंडुआडीह के लिए चली ट्रेन जो है वो लखनऊ पहुंच गई। गोवा से बलिया के लिए निकली ट्रेन महाराष्ट्र के नागपुर पहुंच गई। तो आज इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमेशा की तरह अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो अमलेंदु जी, ये जो रास्ता भटकती ट्रेनें हैं जिसकी वजह से इनमें सवार यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये, चूंकि ये ट्रेनें श्रमिकों के लिए हैं, इसीलिए इनमें कोई सुविधा संपन्न लोग तो सफर नहीं कर रहे हैं जिनके पास खाने पीने से लेकर दवाओं तक का पूरा इंतजाम हो। अपनी जमा पूंजी, हम सब जान रहे हैं कि अपनी जमा पूंजी या किसी के दिए हुए उधार के सहारे ये श्रमिक जो हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की टिकट का इंतजाम करने वाले ये यात्री इसी उम्मीद पर सफर कर रहे हैं इस ट्रेन में कि जल्दी से जल्दी वे अपने गांव और घर पहुंच जाएंगे। लेकिन रेलवे की मेहमान नवाजी जो है वो देखिए कि वो इन्हें यहां भी चैन की सांस लेने नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? एक तो सबसे पहले अपने दर्शकों को ईद की मुबारकबाद। हालांकि ये बहुत 70 सालों में पहली बार ऐसा है कि इस ईद पे जो है कोई गले नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि एक त्योहार है तो इसलिए शुभकामनाएं देना अपना फर्ज बनता है। तो सबको शुभकामनाएं। देखिए राजीव जी, जिस तरीके से ट्रेनें भटक रही हैं उसी तरीके से हमारे पीएम मोदी और उनकी सरकार रास्ता भटकी हुई है। या यूं कहिए कि मोदी सरकार जानबूझकर या कहिए साजिशन जो है वो देश को गलत रास्ते पर ले जा रही है। आपने भी सुना होगा, हम लोग भी सुना करते थे गाना अपने बचपन में कि जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना, कटवानी थी जीप कटा ली नाक समझ गए ना। जी। तो ये सरकार जो है वो देश की नाक कटवाने पर तुली हुई है। और अब तो नेपाल जैसा हमारा पड़ोसी जो है वो भी आंख दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं खबरें देख रहा था कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बयान था कि भारत जो है वो नेपाल में कोरोना फैला रहा है। और उधर चीन जो है वो रोज हमको आंख दिखा रहा है और हमारे सैनिकों को बंधक बना रहा है। और 56 इंच का सीने वाला हमारा सुपरमैन जो थोड़े दिन पहले तक घर में घुसकर मारा करता था, सेफ स्टे होम कर लॉकडाउन का पूर्ण पालन कर रहा है। 70 सालों में ये पहली बार है कि ट्रेन पूरब की जगह पश्चिम पहुंच जा रही है। और आजादी के बाद की सबसे ज्यादा ये सरकार नाकारा साबित हुई है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेनें वास्तव में रास्ता भटक रही है, कि वास्तव में ही जो है वो कुछ संचालन में गड़बड़ी हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि उन्हें जानबूझ के भटकाया जा रहा है। और ये सरकार जो है गरीब मजदूरों को उनकी हैसियत समझाने की इस तरीके से कोशिश कर रही है और संदेश दे रही है कि मोदी जी के मित्रों की गुलामी करने को तैयार रहो, वरना घर भी नसीब नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले मेरी यूपी के वर्कर्स फ्रंट के अध्यक्ष दिनकर कपूर उनसे बात हो रही थी। अब वो बता रहे थे कि गुजरात सरकार ने आदेश दिया है कि जो मजदूर चले गए हैं उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कर्नाटक का मामला हम लोग पहले देख चुके हैं कि किस तरीके वहां मजदूरों को बंधक बनाया गया। और बिल्डर्स की सीएम येदियुरप्पा से मुलाकात के बाद जो थे वो ट्रेन रद्द कर दी। 70 सालों में ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति की सरकार इस देश ने ना देखी थी और ना देखेंगे। देश बहुत ही असुरक्षित नहीं बल्कि खतरनाक हाथों में है। देखिए फ्लाइट कैंसिल हो रही है लेकिन रिफंड कोई नहीं है, ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं और यात्रियों को उनकी सूचना भी नहीं है। जो यात्री यात्रा करने वाला है उसको सूचना भी नहीं दी जा रही है कि आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है।
और जब पहुंच रहा है वो रेलवे स्टेशन पे तो मालूम पड़ा कि जिस ट्रेन से आपको जाना था वो ट्रेन कैंसिल हो गई है। यानी आप जो है वो जले पे नमक छिड़कना जो है, जो कहते हैं, वो मजदूरों के साथ ये सरकार जो है जानबूझ कर रही है। मुझे लगता है कि सरकार को अपनी नीति और नीयत दोनों पे जो है वो फिर से गौर करने की आवश्यकता है। मोदी जी, अगर यही नीतियां जारी रही तो देश कभी भी आपको माफ नहीं कर पाएगा। मजदूरों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ जो है मत कीजिए, वो चाहे जाने अनजाने हो रहा हो या जानबूझ के हो रहा हो या आपकी नीतियों के तहत हो रहा हो। लेकिन इस देश का जो असली संपदा है, इस देश का जो असली राष्ट्र निर्माता है मजदूर, उसके साथ आपके जुल्म जो है ये देश जो है कभी भूल नहीं पाएगा। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इधर उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। रेलवे की जो लापरवाही है उसका एक नमूना गोवा से सहारनपुर पहुंची हुई एक ट्रेन में देखने को मिला, जब जिसमें सवार थे 964 यात्री, उनमें से केवल 50 यात्री जो थे वो सहारनपुर के थे और बाकी प्रयागराज, मथुरा, बनारस इन सब जगहों के थे। यात्रियों का कहना है अमलेंदु जी कि ट्रेन कई जगह रुकी लेकिन उन्हें उतरने नहीं दिया गया, उन्हें बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था, बंधक की तरह। अब वो कैसे अपने शहर जाएंगे, गांव जाएंगे, इसकी चिंता न तो रेलवे को है और न ही सरकार को है। खैर, इधर कल आधी रात की एक घटना आपको याद दिला रहा हूं कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिकायत की थी कि रेल मंत्रालय उनकी मांगों के अनुसार ट्रेनें उपलब्ध नहीं करा रहा है। बस इसके बाद रेल मंत्री ने आधी रात को सिलसिलेवार ट्वीट करके जताना और बताना शुरू कर दिया कि वो महाराष्ट्र से 125 ट्रेनों और यात्रियों की जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन अब तक उनके पास कोई जानकारी नहीं पहुंची है। लेकिन अमलेंदु जी, अगर रेल मंत्री को ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से जानकारी देने में देरी की जा रही है तो इसके लिए वो सीधे मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो सीधे ट्विटर पर ही मोर्चा खोल दिया। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अब एक नारा दे देना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत में अब की बार ट्विटर सरकार, यानी ये सरकार जो है वो ट्विटर पे ही खेला करती है जी, ट्विटर ही खेलती है। इससे पहले जो रेल मंत्री हुआ करते थे सुरेश प्रभु, वो ट्विटर पर बच्चों को दूध पिलाया करते थे, और पीयूष गोयल ट्विटर पर रेलें चलवा रहे हैं। मतलब ये सरकार है कि मदारियों का एक जमावड़ा हो गया है। समझ ही नहीं आता भाई, सरकार चलाना हंसी मजाक नहीं है। ये सरकार ऐसे नहीं चला करती है। अगर आप लोग जो हैं वो अनाड़ी हैं तो छोड़ के चले जाइए, देश को छोड़ दीजिए, देश अब बिना सरकार के भी चल लेगा। मतलब इस तरीके की हरकतें जो है, मतलब ये सरकार साबित करना क्या चाहती है। मतलब ट्विटर पे जो है रेल मंत्री आदेश करेगा आधी रात को कि 1 घंटे में जो है आप हमको सूचना दे दीजिए कि 125 ट्रेनें हम चलाने को तैयार है, उन ट्रेनों में कौन यात्रा करेगा। सवाल यह है कि आपके पास पहले से जो सूचना है वो ट्रेनें उपलब्ध करा दी आपने क्या? और ट्रेनें आपकी जो है चीन से जापान पहुंच जा रही हैं और आप 125 ट्रेनें चलाने को तैयार हैं। अगर आप चलाने को तैयार हैं तो आप सौंप दीजिए महाराष्ट्र सरकार को, खुद चला लेगी ट्रेनें। आप बीच में जो है अड़ंगा क्यों चला रहे हैं? मतलब इसी तरीके से इन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है हर जगह जो है वो इसी तरीके की हरकतें कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही किया गया कि जब कांग्रेस ने लिस्ट दे दी 1049 बसों की, तो कहा गया कि इसमें जो है 800 से ज्यादा जो है वही योग्य बसें हैं और बाकी इसमें एम्बुलेंस हैं और ऑटो रिक्शा हैं, 2 व्हीलर्स हैं। अरे तो ठीक है भाई, वो जो थे जितनी थी उतनों को आप अनुमति देते, यानी अनुमति भी नहीं दी आपने और उनके अध्यक्ष को गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये सरकार जो है मतलब किस तरीके से काम कर रही है, ये जो है एक नमूना जो है वो पेश कर रही है कि इस तरीके से सरकारें जो है वो चला करती है। मुझे नहीं लगता कि ये अनाड़ी सरकार है, मुझे लगता है कि सरकार जो है वो जानबूझ करके जो है वो इस तरीके की हरकतें कर रही हैं और देश की जनता के साथ जो है वो जो है जुल्म करने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से महामारी एक्ट का जो है आड़ लेकर के और पूरे देश को जो तबाह करने की कोशिश की जा रही है, इस देश की अर्थव्यवस्था को मोदी जी ने गड्ढे में ढकेल दिया है, जिसको निकलने में जो है अभी देखिए पिछले दिनों शशिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यानी 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है जो सरकार की मतलब कह रही है कि उसने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। उसके बाद जब आरबीआई का गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आता है तो वो कहता है कि अगले साल जो है वो माइनस में जा सकती है जीडीपी। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है मोदी जी? ये क्या हो रहा है? ये क्या तमाशे हो रहे हैं? अगर सरकार चलाना नहीं आता तो देश छोड़ दीजिए भाई, सरकार छोड़ दीजिए। और अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो राष्ट्रीय सरकार बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं है तो फिर देश को कायदे से चलाइए। इस देश ने जिस तरीके से आपको जनमत सौंपा था उस जनमत का अपमान मत कीजिए, उस जनमत का सम्मान कीजिए। और ये ट्विटरबाजी जो है सरकार खेलना बंद करे। सरकार ने जिस तरीके से काम किया करती है, सरकारों की अपनी एक गोपनीयता होती है, एक संविधान की शपथ ली होती है मंत्री बनने से पहले।
ये संविधान की शपथ का जो उल्लंघन सरेआम जो है ट्विटर पर केंद्र सरकार के मंत्री लगातार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस तरीके से जो है ये मंत्रीगण जो है वो संविधान की शपथ का उल्लंघन करके और सरकारी निर्णय जो है जो किसी को घोषित नहीं होने चाहिए उनका किस तरीके से जो है ट्विटर के ऊपर जो बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी को भी अपने मंत्रियों के ऊपर जो है लगाम लगाने की आवश्यकता है। समस्या ये हो गई है कि मोदी जी की सरकार में मंत्री भी तमाम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। अगर यही मामला चलता रहा इस तरीके से तो पता नहीं देश जो है ये आत्मनिर्भर भारत में कहां जाकर के पहुंचेगा। मोदी जी कृपया थोड़ा रहम कीजिए इस देश के ऊपर, अपने मंत्रियों को समझाइए, इनको कायदे से काम करना सिखाइए और नहीं आता है तो इन मंत्रियों को बदलिए जो काम नहीं कर सकते। जी अमलेंदु जी, और इधर रेल यात्रा की तरह हवाई यात्रा करने वालों को भी पहले ही दिन खासी परेशानी से जूझना पड़ा है। जैसी आप अभी बात बता भी रहे थे थोड़ी देर पहले वाले जो सवाल का जवाब आप दे रहे थे तब, क्योंकि दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी लाइन लगी हुई थी आज, जिनमें से कई की फ्लाइट जो है कैंसिल हो चुकी थी और कई की देर से चलने वाली थी। लेकिन विमान कंपनियों ने, जो हवाई जहाज चलाने वाली जो कंपनियां हैं, उन्होंने यात्रियों को समय रहते हुए सूचित नहीं किया, जिससे यात्री नाराज नजर आए एयरपोर्ट्स पे, मुंबई में भी और दिल्ली में भी। इसी तरह की अव्यवस्था और अफरा तफरी को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है अमलेंदु जी की आपदा प्रबंधन में भारत कितना कमजोर है। जो व्यवस्था पहले से बना दी गई है, हम देख रहे हैं कि उनमें जरा भी ऊंच नीच हो गई अगर तो सारा आलम बिगड़ जाता है, क्योंकि सरकार पहले से आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार ही नहीं रहती है। दरअसल 60 दिनों से भी ज़्यादा का समय हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन का हो गया है, और इस 60 दिनों से ज़्यादा के समय में, लॉकडाउन में, देश पूरी तरह से दिख रहा है कि लड़खड़ा चुका है और सरकार अब भी पूरे 6 साल की उपलब्धियों के बखान में लगी हुई है कि इस देश की जनता किस भरोसे पर जिए ये उसे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है। और जनता को अब ये सोचना होगा कि अब जो सरकार जैसे कर रही है वो तो कर रही है, सरकार जैसे चलती है वो चलती रहे, लेकिन अपने बारे में खुद जनता को सोचना होगा, ये साफ दिख रहा है। और आज ईद के दिन भी हम देख रहे हैं कि जो स्थिति बनी हुई है और जिस प्रकार नमाज अता करने के लिए भी लोग मस्जिदों तक नहीं जा पाए, घर में ही रहे और अपने अपने हिसाब से जो गले मिलना और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं एक वो प्राकृतिक आपदा की तरह इसे पेश किया गया। क्या वो सचमुच ये प्राकृतिक आपदा है या हम इंसानों के द्वारा या हमारे जो हुक्मरान हैं उनके द्वारा थोपा गया जो एक आपदा है वो है? ये जनता को खुद सोचना होगा। तो अमलेंदु जी, आज के लिए बस इतना ही, और आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, मित्रों, शुभचिंतकों, आपने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय हमें सुनने के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो इसे शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस प्रोग्राम को पहुँचाएँ। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें फॉलो करते रहिए, हमें देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को देखिए। और हम कोशिश करते हैं कि आपके अनुसार और इस देश दुनिया में जो चल रहा है उसकी सच्ची घटना आप तक हम पेश करें, उस पर विश्लेषण करें और उसे आप तक पहुंचाएं। तो देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।